नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 15 पढ़ाने वाला हूं। इस पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक नया चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप का परिचय क्या है, उसको देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत के भौतिक स्वरूप का परिचय का, तो आप सभी को पता होगा कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यह आप सभी को पता होगा। यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये आप सभी को पता है। जो हमारा प्यारा भारत देश है, इसमें यहाँ पे भारत में अनेक प्रकार की, एक तरीके से आप कह सकते हैं हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह, तटीय समूह, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं जो भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप है, अगर उसको तैयार होने में कितना टाइम लगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप है, इसको तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगभग लग चुके हैं। एक तरीके से इसको तैयार होने में लगभग करोड़ों वर्ष लगे हैं। और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियाँ जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं भूगर्भीय हलचल का, तो जैसे आपका ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब दोस्तों आपका भूगर्भीय हलचल है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बाह्य शक्तियाँ का, तो दोस्तों बाह्य शक्तियाँ के अंतर्गत आपका अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण आता है। दोस्तों ये आपका डेन्यूडेशन का एक पार्ट है। डेन्यूडेशन के पार्ट के अंतर्गत तीनों चीज़ आते हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपक्षय का, तो अपक्षय किसे कहते हैं, आप लोग बार बार सुनते होंगे कि अपक्षय किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक ही शब्द में सुनिए, अपक्षय का अर्थ होता है टूटना। और बात करूं अपर्दन का, तो अपर्दन का अर्थ होता है ले जाना, साथ में ले जाना, पानी के साथ बहा कर ले जाना। और दोस्तों अगर मैं बात करूं निक्षेपण करना, तो निक्षेपण का अर्थ होता है एक तरीके से जमा करना, इकट्ठा करना। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से पास करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूं पर्वत के बारे में, तो भारत में 10.6% पर्वत हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पहाड़ियाँ का, तो भारत में 18.5% पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों भारत में अगर मैं पठार की बात करूं, तो भारत में 27.7% पठार है। और यदि मैदान की बात किया जाए, तो भारत में 43.2% मैदान है। ओके दोस्तों, तो चलिए एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में 10.6% पर्वत हैं, 18.5% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठार हैं, 43.2% मैदान है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए कि भारत को कितने प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो अगर बात किया जाए भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जाने वाला, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ आपको, मैं आपको सब कुछ एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाता हूँ दोस्तों। अगर एनसीईआरटी की बात करूँ, तो एनसीईआरटी के अनुसार मैं सब कुछ पढ़ाया, जितना भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस वाले आपके चैनल पे, सब कुछ दोस्तों मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार विभिन्न उच्चावचों के स्वरूपों के आधार पर भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कितने प्रदेशों में? 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में दोस्तों। जैसे आपका फर्स्ट है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसको दोस्तों आप हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका उत्तरी मैदान। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठार। फिर नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। फिर नेक्स्ट है दोस्तों तटीय मैदान। फिर नेक्स्ट है आपका द्वीप समूह। तो दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला को। अगर दोस्तों मैं बात करूँ हिमालय पर्वत श्रृंखला का, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इस भाग में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। दोस्तों हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, इसमें हिमालय पर्वत और साथ में उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। और दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के मध्य स्थित प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं, अपितु
अपितु जलवायु एवं सांस्कृतिक विभाजक भी है। दोस्तों ये आपका प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं बल्कि जलवायु एवं सांस्कृतिक विभाजक भी है। कौन दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों हिमालय की सामान्य जानकारी के बारे में हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए हिमालय की सामान्य जानकारी का, तो दोस्तों यह एक युवा वलयित पर्वत है। अगर बात किया जाए सबसे नवीन युवा वलयित पर्वत कौन है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं सबसे नवीन युवा वलयित पर्वत है हिमालय है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं दोस्तों कि हिमालय जो है वो सबसे नवीन वलयित पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही है, ये भी आपको माइंड करना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में ही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की लंबाई की, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,800 मीटर था पहले, किंतु अब इसकी लंबाई 8,850 मीटर हो गया। दोस्तों यहाँ पर मीटर होना चाहिए, मीटर हो गया है क्योंकि यह लगातार ऊपर की ओर जा रहा है दोस्तों, ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। और दोस्तों अगर बात किया जाए ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में क्या कहते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से कहा जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हिमालय की जो लंबाई है, तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है दोस्तों, कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी दिखाई देता है, किंतु लगभग में 2400 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपका एनसीईआरटी का दस्तावेज है। एनसीईआरटी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। और दोस्तों जो हिमालय की चौड़ाई है दोस्तों वो है लगभग 400 से 160 किलोमीटर। और यदि बात किया जाए कि हिमालय का कौन सा भाग किस एरिया में ज़्यादा है किस एरिया में कम है, तो दोस्तों जो हिमालय की चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा तथा पूर्व में कम है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो हिमालय की चौड़ाई है दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये हिमालय जो आपका ये ऐसे है दोस्तों। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका अगर देखा जाए यहाँ से बांटेंगे दोस्तों, ये पूर्वी वाला एरिया ये पूरब का एरिया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई कम हो गई है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या ज़्यादा है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा और पूर्व में कम है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी औसत ऊंचाई की, तो दोस्तों हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों हिमाद्री के मध्य भाग में। दोस्तों मैं आपको बता दूं हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों। महान हिमालय के मध्य भाग में अभी मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जो हिमालय का आकार है दोस्तों वो है धनुष या तलवार की तरह। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं जो हिमालय का आकार है ऐसे है दोस्तों, ऐसे एकदम, तो आप देख सकते हैं धनुष या तलवार की तरह है ये। और दोस्तों जो हिमालय है वो पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान में फैला हुआ है। जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ से भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 11 राज्य गुजरते हैं दोस्तों। जहाँ पर आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के और 11 राज्य गुजरते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश का, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और दोस्तों अगर बात की जाए राज्यों की, तो सबसे पहले आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सिक्किम, फिर मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको मिल जाएगा नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारत के 11 राज्य है जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, जहाँ पर हिमालय, हिंदुकुश और कुनलुन मिलते हैं उसे पामीर ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर हिमालय, हिंदुकुश और कुनलुन मिलते हैं
उसे पामीर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों आपके पीसीएस प्री में कई बार आ चुका है कि जहाँ पर हिमालय, हिंदू कुश और कुनलुन पर्वत श्रृंखला मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पामीर ग्रंथि कहा जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी हिमालय की सामान्य जानकारी। तो उसके आगे देखते हैं हिमालय के उद्भव के कारण क्या क्या है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हिमालय का जो उद्भव का कारण है दोस्तों, तो हिमालय के उद्भव के दो सिद्धांत दिए जाते हैं। आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता होगा तो देख लीजिए, यहाँ पता हो जाएगा। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है कोवर का भूसन्निध सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोवर का भूसन्निध सिद्धांत की, तो अवसादों और भूसन्निध से हिमालय का निर्माण हुआ है। दोस्तों अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये दोस्तों आपका कोई एरिया हो गया, क्या हुआ, यहाँ से नदी आ रही, इस तरफ से नदियाँ आ रही, और दोस्तों इस तरफ से भी नदी आ रही। मैं अभी आपको बताया हूँ कि नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। दोस्तों अपर्दन का क्या होता है, एक तरीके से मिट्टी को बहा कर ले आती है। दोस्तों अगर नदियाँ आएंगी और वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी वो होगा, एक तरीके से मिट्टी आपके यहाँ जमा होगा। जब मिट्टी आएगी इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा दोस्तों, तो क्या होगा, मिट्टी ऐसे आपका जमा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करते 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 अगर देखूं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से जब ये जमा होगा, तो दोस्तों ये जो आपका हिमालय का पार्ट है ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो गया, यहाँ पर बार बार मिट्टी जमा हो रही है, दोस्तों, तो मिट्टी ऊपर आएगी। तो इन्हीं अवसादों के कारण, इन्हीं सेडिमेंट के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों ये आपका है कोवर का भूसन्निध सिद्धांत। कोवर का भूसन्निध सिद्धांत दोस्तों जो एकदम सिंपल है कि एक तरीके से इधर से नदी आ रही है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक तरीके से गड्ढा है जैसे, फिर इधर से भी नदी आ रही है। दोस्तों इधर से भी नदी आ रही है और इधर से भी नदी आ रही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया हूँ कि नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ अवसादों को लेके आती हैं दोस्तों, अपर्दन करती हैं। दोस्तों जब वो नदियाँ अपने साथ अवसाद को लेकर आएंगी तो अवसाद यहाँ जमा होंगे, तो जमा होंगे धीरे धीरे ये आपका एकदम ऐसे सिकुड़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आपका ऐसे बन जाएगा। तो जो ये आपका अवसाद है आपका ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। तो इन्हीं अवसादों के कारण क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका हिमालय का निर्माण होगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये आपका कोवर का भूसन्निध सिद्धांत है। इट्स योर प्रिंसिपल ऑफ कोवर्स भूसन्निध प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सिद्धांत जो आपका है दोस्तों वो आपका है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगर दोस्तों बात की जाए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। दोस्तों इसको मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, आपको ये बताऊंगा, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये वाला आपका है यूरेशियन प्लेट, ये आपका जो है दोस्तों वो है आपका यूरेशियन प्लेट है, ये वाला हिस्सा दोस्तों। और दोस्तों ये वाला जो है वो आपका भारतीय प्लेट है। दोस्तों जो भारतीय प्लेट है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी। तो क्या हुआ, ऊपर जाते जाते दोस्तों क्या हुआ, इसमें टकराई। दोस्तों जब इसमें टकराई तो क्या हुआ, यहीं से आपका हिमालय का निर्माण हुआ। जो भी यहाँ पे मिट्टी वगैरह थे दोस्तों, ये एक तरीके से अवसाद जितने थे ये ऊपर गए एक तरीके से, जब टकराया तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और दोस्तों यही वाला जो सिद्धांत है अधिकतर माना जाता है। दोस्तों जो हिमालय का निर्माण हुआ है अधिकतर आपका आता है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया भी गया है कि दोनों सिद्धांतों ने माना है कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के संपीड़न से हुआ है। दोस्तों ये चीज़ अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों आपको पता है कि यदि हिमालय का निर्माण अवसादों से हुआ है तो यहाँ अधिकांश मात्रा में अवसादी चट्टानें मिलेंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर अवसादों से होगा हिमालय का निर्माण तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें ही पाई जाएंगी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिमालय पे कौन सी चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आप दोस्तों कह सकते हैं हिमालय पे अवसादी चट्टानें मिलेंगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया है। तो अब हम देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। अगर दोस्तों बात की जाए हिमालय का वर्गीकरण का, तो हिमालय का वर्गीकरण जो है क्लासिफाइड है दोस्तों, वो दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है दोस्तों आपका पर्वतीय विभाजन,
दोस्तों जो पर्वतीय विभाजन है वो पूरा क्षैतिज में है। और दोस्तों जो आपका सेकंड है वो आपका है प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वतीय विभाजन को। दोस्तों अगर बात की जाए पर्वतीय विभाजन के आधार पे, तो पर्वतीय विभाजन के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय को दोस्तों महान हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है लघु लघु हिमालय। दोस्तों लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों लास्ट वाला जो वो आपका शिवालिक हिमालय। दोस्तों पर्वतीय विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सेट लगाइएगा, आपको 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की सीमा को इंडो सांगपो सच्चर जोन कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये आपका ट्रांस हिमालय और ये वाला आपका हिस्सा है दोस्तों महान हिमालय। दोस्तों ये दोनों जो बाउंड्री हैं ये जो अलग होते हैं वो अलग होते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन से, सच्चर जोन से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माइंड करिएगा। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की सीमा को इंडो सांगपो सच्चर जोन कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की सीमा को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की सीमा को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों, पीसीएस प्री में तो कई बार पूछ चुका है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की सीमा को मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शिवालिक हिमालय के बाद उत्तर के मैदान प्रारंभ होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि हिमालय के बाद सीधा क्या उत्तर का मैदान आपका स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको वर्गीकरण में बताया था हिमालय के वर्गीकरण में। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय के बाद क्या होगा, आपका उत्तर का मैदान स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच की सीमा को किससे अलग करते हैं, तो दोस्तों इन दोनों के बीच की सीमा को हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया हो आशा करता हूँ। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है दोस्तों वो है प्रादेशिक वर्गीकरण। मैं आपको बताया हूँ पहला क्या है पर्वतीय विभाजन, पर्वतीय वर्गीकरण, दूसरा आपका है प्रादेशिक वर्गीकरण या प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रादेशिक वर्गीकरण या विभाजन की, तो दोस्तों इसमें दोस्तों पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, या दार्जिलिंग असम या अरुणाचल हिमालय भी आप कह सकते हैं। दोस्तों ये प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि हिमालय को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका है दोस्तों पर्वतीय विभाजन के तौर पे, दूसरा आप कर सकते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण के तौर पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इधर आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा, वही पॉइंट है दोस्तों। जो ये आपका पंजाब हिमालय है वो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि किन 2 नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है, तो आप कह सकते हैं सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय है। और दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है जो आपका कुमायूं हिमालय है दोस्तों, ये किन 2 नदियों के बीच में है, तो दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों आपका वो ये है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में नेपाल हिमालय है। और दोस्तों आपका जो लास्ट है वो है दार्जिलिंग हिमालय या असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय भी कहते हैं दोस्तों तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका है दार्जिलिंग या असम या अरुणाचल हिमालय है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया हो। और दोस्तों इतना ही आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। और दोस्तों वीडियो जितना हो सके उतना शेयर किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।